लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी वंस मोर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जी हाँ, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि आपकी जाति राय क्या है, लेकिन मेरी पक्की राय है कि नए आज़ाद हिंदुस्तान में जितने ग्रेजुएट हैं, खासकर बीएल, जिन्हें मैं बैल कहना ज्यादा पसंद करता हूं और चाहता हूं कि आप भी इन मर्दूदों को बैल ही कहा करें, उन्हें सीधे पाकिस्तान भेज दिया जाए। पाकिस्तान इसलिए कि अफसोस, अब काला पानी बंद हो चुका। फिर काले पानी में उतनी मुसीबतें, अंधेर गर्दी, खतरे और खून खराबियां भी नहीं जितनी कि पाकिस्तान में। फिर वहां जाकर ये नामाकुल बैल, मेरा मतलब है बीएल, जितना चाहे सींग पूंछ हिलाएं, हिंदुस्तान उनके खतरों से बाल बाल बचा रहेगा। जी हां, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इन बैलों के संबंध में मेरी ये राय क्यों बनी। जनाब, पहली बात तो ये कि बंदा 20 साल कानून गोई कर चुका है, जिंदगी में घास नहीं छीली और जिंदगी के 60 साल बेफिक्री से सोते हुए नहीं बिताए। दुनिया देखी है और दुनिया को मेरी राय की कदर करनी चाहिए। मैं दुनिया के भले के लिए ही कहता हूं कि ये नामाकूल बैल, मेरा मतलब बीएल, नई दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे हैं, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो लड़कियों के बाप हैं। समझ में नहीं आता आपसे दिल खोलकर बात कहूं या सिर के बाल नोच लूं। ये बीएल बैल अदालतों में ही सींग पूंछ चलाकर शरीफों को घायल किया करते थे, पर अब तो ये घरों में घुस घुस कर, साहिब, घरों में घुस घुस कर वो पाजीपन करते हैं कि खुदा की पनाह। जी हाँ, कहता तो हूं कि बदनसीबी से लड़कियों का बाप हूं, दो दो लड़कियों का। लेकिन साहिब, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ही इंसाफ कीजिए। दुनियादारी का मामला है। हर मर्द औरत की शादी दुनिया का आम दस्तूर है, और शादी होने पर बाल बच्चा होना कुदरत का तकाजा है। बाल बच्चों में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। लड़कियां भी तो औलाद हैं साहिब, कोई पत्थर की पटिया नहीं। फिर लड़कियां ना हों तो लड़के कहाँ से हों? जरा गौर तो कीजिए। जी हाँ, खूबसूरती और बदसूरती का भी बंदा जिम्मेदार नहीं। मैं कोई लड़की की माँ के पेट में घुसकर बच्चों की सूरत गढ़ नहीं सकता था, उन पर रंग वार्निश नहीं कर सकता था, मुलम्मा नहीं चढ़ा सकता था। वो तो कुदरत का ही काम था। कुदरत ने खूबसूरत बदसूरत जैसे बच्चे दिए, मैंने छाती से लगाए, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। क्यों साहिब, एक शरीफ बाप यही तो कर सकता था, या वो कुदरत के काम में दखल दे सकता है? कहिए आप। जी हाँ, मैं मानता हूं मैं काला आदमी हूं। मेरे बच्चे और खासकर लड़कियां भी काली हैं। सूरज जैसी है वैसी है, इसमें शर्म काहे की और झेप कैसी? फिर हम हिंदुस्तानी तो पुश्त दर पुश्त से काले आदमी हैं। 2 दिन गोरों के राज्य में रहने से क्या हम अपने कौमी रंग से नफरत करें, या अपने को गोरों का भतीजा समझें? और साहिब, अब तो गोरे भी हिंदुस्तान से मुंह काला कर गए। अब तो कालों ही का अमल बरामद सारे हिंदुस्तान में है। आजादी कालों को ही तो मिली है। फिर साहिब, कालों की खूबियां भी कम नहीं। हमारे भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद काले थे, जिन पर 16,000 गोपियां रीझ रीझ लट्टू होती रहीं। एक दो नहीं, 16,000। और साहिब, हमारे देवता शालिग्राम भी काले। देखिए आंख की पुतली जो दुनिया की रोशनी कहलाती है, काली। बसंत का गायक भौरा काला। कहाँ तक कहें, जिस तवे पर रोज पकाकर रोटियां खाते हैं वो भी काला, जिस स्याही से प्रेम पत्र लिखे जाते हैं वो भी काली, और जिन रातों में प्यार के बही खाते खोलकर देन लेन किया जाता है वो भी काली। आंखों का अंजन और रेलगाड़ी का इंजन भी काला। कहाँ तक कहूं? अब आपसे पर्दा क्या? जब कहने ही बैठा हूं तो कहे देता हूं कि जब तक सिर और मूछों के बाल काले रहे, लल्ली की अम्मा तलुए सहलाती रहीं। और साहिब, जब से ये सफेद हुए हैं, अफसोस, उनका तौर तरीका ही बदल गया। अब तो साहिब, जब देखिए घुड़क कर बोलती हैं। जी हां, मैं लड़कियों की बात कर रहा था। मेरे 2 लड़कियां हैं। मैं उन्हें कोहे काफ की परी नहीं कह सकता। न यही कहना पसंद करता हूं कि उन्हें सफेद कोढ़ की बीमारी है। अजी, घर गृहस्थी में जैसी लड़कियां आमतौर पर होती हैं वैसी ही हैं। मगर ये बात मैं अपनी शराफत की वजह से कह रहा हूं। शरीफ आदमी अपनी औलाद की तारीफों की डींग नहीं हाँकते। पर मैं निहायत अदब से आपको बताना चाहता हूं, मेरी लड़की ने सिर्फ 19 साल की उम्र में एमए में यूनिवर्सिटी भर में दूसरा दर्जा पाया है।
छोटी लड़की 17 साल की है। वो बीए फाइनल में पढ़ रही है। इतनी शिक्षा पाने पर भी साहब, मेरी लड़कियां ना तो मैम साहब की भांति ऊंची एड़ी के जूते पहनकर हवाखोरी करती हैं, न सिनेमा की शौकीन हैं। वे अपनी अपढ़ माँ के साथ घर गृहस्थी के सब छोटे बड़े काम करती हैं। घर गृहस्थी को व्यवस्था से रखना उनका सबसे बड़ा काम है। यही मैंने उन्हें सिखाया है। मैंने उन्हें कभी पराये घर का ईंधन नहीं समझा। मैंने उन्हें लड़कों के ही समान शिक्षा दी है। यहां तक कि मेरे 5 बच्चे हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियां। मैंने अपनी तमाम संपत्ति को बराबर के 5 हिस्सों में बांटकर पांचों को बराबर हिस्सा देना तय किया है। और मेरा ये इरादा है कि लड़का हो या लड़की, प्रत्येक की शादी करके और उसका हिस्सा उसे देकर उसे शादी के तत्काल बाद अलहदा कर दूंगा। मैं यही कर सकता था और यही मैंने किया। जी हाँ, हिंदुस्तान आज़ाद तो हुआ है, पर गुलामी जो उसकी नस नस में भर गई है वो तो अभी भी कायम है। फिर आज़ाद अभी सिर्फ हिंदुस्तान हुआ है, हिंदू नहीं। बदकिस्मती से मैं सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, हिंदू भी हूं। इसलिए मेरे खून में तिगुनी गुलामी का असर है। एक हिंदुस्तानी होने की गुलामी, दूसरी हिंदू होने की गुलामी, तीसरी खानदानी होने की गुलामी। सो इस तिगुनी गुलामी का बोझ ढोता हुआ मैं अपनी लड़कियों को ऊंची तालीम देने पर भी उनकी गुलामी की बेड़ियों को नहीं तोड़ सका। ये मेरा या आपका या किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये समाज का काम है। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे अपने लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढनी पड़ रही हैं और लड़कियों के लिए लड़के। अब मैं कैसे बताऊं आपको कि लड़कियों के लिए लड़का ढूंढना कितना जलील, अपमानजनक और बेहुदा काम है। इसको लड़कियों के बाप ही जान सकते हैं और कोई नहीं। जी हां, मैं सब कुछ कर गुजरा। अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिए, पेट पर पत्थर बांधकर सैकड़ों मील सफर कर घर घर अलख जगाए, दोस्तों संबंधियों नातेदारों से कहा कि खुदा के लिए कोई लड़का तलाश करो, पर अभी तक सिवा झक मारने के नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। लल्ली की अम्मा से कहता हूं कि मेरा सिर मत खाओ, ये मेरा काम नहीं। मैंने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, वे लोग अपना जीवन साथी जब उन्हें आवश्यकता होगी ढूंढ लेंगे। पर मैंने कहा ना, वो पुरानी तलुए सहलाने वाली लल्ली की अम्मा थोड़ी ही रही है। अब तो वो बात बात पर गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर और भेड़िए की तरह गुर्राकर कहती है कि बुढ़ापे में मत मारी गई है। कहती है, तुमको भी मैंने रास्ते चलते पकड़ लिया था। अजी एक बात कहती हैं, उनकी एक एक बात में बात है। भला कोई पूछे उनसे, तब क्या मैं आजकल के इन बैलों के जैसा बेशर्म और बेतमीज था? शादी तो दरकिनार, एक बच्चा होने के बाद तक भी मैंने दिन में कभी लल्ली की मां से एक बात तक की। पर वो जमाना ही और था साहेब। जी हां, आप कहानी सुनिए। कहानी क्या, इस बुढ़ापे की मिट्टी पतित होने की दास्तान। जी हां, घूमते भटकते धक्कम धक्के खाते आखिर एक बैल से, मेरा मतलब बीएल से जा टकराया। बाप ने लेन देन का खरा सौदा कर चुकने पर रुखाई से कहा, लड़का लड़की देखेगा, उसके बाद बात पक्की होगी। मुझे क्या उज्र था, मैंने स्वीकार किया। दिन समय मुकर्रिर हो गया। जी हां, 20 साल कानून गोई की है, 4 पैसे पैदा किए हैं, इज्जत भी रखता हूं। आजकल के सफेद पोश बाबुओं की तरह सारी तनख्वाह धोबियों को ही नहीं चढ़ा दी। मोटा खाना मोटा पहनना हमेशा से अपना दस्तूर रहा है। घर आपने देखा ही है, मामूली है। हम लोग सीधे सादे तरीके से आराम से रहते हैं। मैं चाहता था कि आडंबर का कोई काम नहीं। बैल महाशय आवें, लड़की देख जाएं, तबीयत हो तो शादी करें, नहीं तो अपना रास्ता नापें। परंतु लल्ली की अम्मा, आप तो जानते ही हैं, उनका जो रवैया आजकल मेरे साथ है, बरस पड़ी। तुम्हारे सफेद बालों पर धूल, लड़का बैल है, मतलब बीएल है, कोई मामूली नहीं। फिर 3 साल धक्के खाने पर मिला है, ऐसा नहीं भड़क जाए। सगाई सगाई होती है, सीधेपन से काम नहीं चलता। लड़के ने हाँ में हाँ मिलाई। सबने मिलकर मुझे कंडम कर दिया। लड़के ने कहा, बाबूजी आप दखल मत दीजिए, हम लोग बंदोबस्त कर लेंगे, आप देखते रहें। सो साहब मैं देखता ही रहा। वो बैल, मेरा मतलब बीएल आया। अब सुनिए आप उस नामाकूल की हरकत। जी हां, आप साहबजादे के इंतजाम की तारीफ कीजिए। अपनी लियाकत की सारी खुरचन खर्च कर उसने खत लिखा उस बैल को, मेरा मतलब है उस बीएल को। अपने एक दोस्त राय साहब के लड़के के यहाँ सब इंतजाम किया। बहुत सा फर्नीचर किराए पर लिया गया। कालीन, मसनदें, चांदी के बर्तन आए काजी साहब के घर से।
राय साहब के तमाम नौकर चाकर साफ वर्दी पहनकर लैस हो गए। लल्ली को बैठने के लिए बीच हाल में एक तख्त बिछाया गया और उस पर एक बढ़िया ईरानी कालीन बिछा दिया गया। सामने कैंटीन से एक बड़ी खाना खाने की मेज मंगाई गई और उस पर बहुत से फूलदान, गुलदस्ते और न जाने क्या क्या सजा दिए गए। घर में बिछाने की जितनी चादरें थीं तमाम निकाल कर इधर उधर फैला दी गईं। सोचिए आप, कंट्रोल का जमाना, चादरें मुश्किल हैं, फिर धो भी लेता है एक चादर की धुलाई पूरे 3 आने, मगर बोलें सो गया, अनाड़ी की जाने भला। साहबजादे और लल्ली की माँ का ये हाल था कि हत्ते पर ही नहीं चढ़ने देते थे। उधर लल्ली शर्म से मरी जा रही थी। वो बार बार मुझसे झुंझलाकर और रो रो कर कहती थी, ये क्या वाहियात ड्रामा रचा जा रहा है। परंतु बूढ़ा बाप और जवान बेटी, इन दोनों के हिंदू घर में मिट्टी पलीत है। क्या कहा जाए, हम लोगों की एक न चली, चली साहबजादे की और लल्ली की अम्मा की। जी हाँ, बैल आया और खूब दाना पानी खाया। उसकी घूराघारी से लल्ली तंग आकर उठ गई। उसने बहुत गुस्सा किया, बहुत रोई, और मैं साहिब न गुस्सा कर सका न रो सका। जब बैल, मेरा मतलब बीएल, चला गया तो साहिबजादे से मैंने रिजल्ट पूछा और उसने उसी प्रकार उत्तर दिया जैसे आशावादी लड़के परीक्षा के पर्चे करके आते हैं और रिजल्ट के लिए धैर्य और उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। परंतु साहिब, मुझे धैर्य कहाँ। मैंने कहा, सब बातें तो पहले ही तय हो चुकी थी, सिर्फ देखा देखी बाकी थी, सो वो भी हो गई, अब प्रतीक्षा कैसी। हाँ या ना एक बात होनी चाहिए। मैंने तार दिया कि अब अंतिम निर्णय की सूचना दो। आप जानते हैं उस बैल ने क्या जवाब दिया? उसने अति संक्षिप्त तार दिया, वंस मोर। और जब मैं उस संक्षिप्त तार का अभिप्राय जानने उसके यहां गया, उसने कहा, एक बार लड़की को और देखा चाहता हूं। हाथों की उंगलियां ठीक ठीक नहीं देख सका। बीच में मुझसे माफी मांगते हुए कहा, नाराज मत होजिए साहब, हमारी ही बिरादरी में एक शादी होकर आई है। उस लड़की की उंगलियां और नाखून इस कदर खराब हैं साहब कि बयान नहीं कर सकता। इसी वजह से जरा उंगलियां और एक बार देख लूं, तब अपनी राय कायम करूं। जी हां, गुस्सा मैंने नहीं किया, सिर्फ नफरत की एक नज़र उस पर फेंक कर चला आया। चलती बार इतना अलबत्ता कह आया कि आप असल बैल, मेरा मतलब बीएल हैं। लल्ली की माँ ने सुना तो ऐसी बिगड़ी कि अब तक मुंह फूला हुआ है। उनका कहना है कि अच्छा खासा बैल, उनका मतलब है बीएल, हाथ से निकाल दिया। पर लल्ली अभी भी हंसते हंसते लौट जाती है। क्या कहूं, लल्ली की माँ का रूठना देख उसके साथ मुझे भी हंसना पड़ता है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी वंस मोर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।